हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अपना ग्राफ से हमारा कंटिन्यू रहेगा, लेकिन ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि ग्राफ्स का मतलब सिर्फ ग्राफ पढ़ना नहीं है। और ये मैंने आपके सामने बोर्ड पे कर दिया है। जो अब तक हमने मेन पॉइंट्स पढ़े उनकी एक समरी है। हमने सीखा स्लोप को क्या प्लस या माइनस कहना है। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिविटी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। स्लोप अगर नेगेटिव है तो हमको ये देखना है कि स्लोप की नेगेटिविटी इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। दूसरा हमने देखा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इज़ instantaneous speed, but change in velocity का magnitude is not equal to change in speed. They may be same, लेकिन ऐसा तभी होता है जब आपको straight line motion चल रहा हो। फिर हमने देखा स्पीड किस कंडीशन में इंक्रीज होगी, जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का साइन सेम होगा, यानी कि या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव। हमने ये भी देखा पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब हमेशा ये नहीं होगा कि स्पीड बढ़े। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब स्पीड घट भी सकती है अगर वेलोसिटी एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में है। फिर हमने देखा ये वाला एक्सप्रेशन, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एंड और दिस इज सिंपली मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। और हमने देखा है डी अपॉन डी टी ऑफ मॉड वी, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी और रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। इसी चीज़ को बेटा हम बोलेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अभी यहाँ पर जब मैं आपसे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलता हूँ तो जाहिर सी बात है मेरे पास एक एक्सेलरेशन और आएगा, दैट इज रेडियल एक्सेलरेशन। लेकिन उसको अभी हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि अभी हमारा प्राइमरी फोकस है किस पे, सिर्फ और सिर्फ ग्राफ को समझने पर। तो अभी हम नॉर्मल या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वाले पार्ट को हम स्किप कर रहे हैं। उस पर मैं आऊँगा जब हम लोग सर्कुलर मोशन की क्लास लेंगे, उसमें हम लोग उसको डील करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे आप इतना हिस्सा नोट कर सकते हैं एज अ समरी पोर्शन। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट रहेगा, हमने देखा कि ग्राफ में एक चीज़ तो हमारे पास थी स्लोप, उसको हमने समझ लिया। अब सेकंड पार्ट जो हमारे पास ग्राफ में आएगा वो होगा बेटा एरिया अंडर द कर्व। और एरिया अंडर द कर्व के लिए आप ये भी कह सकते हैं कि हमको इंटीग्रेशन की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो मान लीजिए ये मेरे पास एक कर्व है और मैं आपसे कहता हूं कि मुझे ये वाला एरिया चाहिए। ठीक है ना। अब सबसे पहले समझिएगा आप, जब एरिया की बात आती है तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि कुछ फिगर्स ऐसे हैं जिनका एरिया मुझे कह लीजिए छोटी क्लास से ही याद है। जैसे कोई ट्राइंगल हो, हाफ बेस इनटू हाइट, कोई रेक्टेंगल बन जाए, लेंथ इनटू ब्रेथ, कोई ट्रेपीजियम बन जाए। ठीक है ना। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, अगर ये हाइट है। तो इन सब में कॉमन क्या है आप देखेंगे, जब भी आपका ग्राफ, आपको बस एक छोटा सा रूल याद रखना है, जब भी आपका ग्राफ विल बी बाउंडेड बाय स्ट्रेट लाइंस, वहां पे आपको एरिया ऑलरेडी पहले से याद है। बस यही की याद रखेंगे। अदरवाइज अगर इस तरह का कोई आपको फिगर मिल जाएगा जैसा कि मैंने यहाँ बोर्ड पे बना रखा है, तो आप समझ सकते हैं कि इसका एरिया, मुझे यही नहीं पता है बेटा कि फिगर क्या है, तो इसका मतलब मैं ये भी नहीं बता सकता हूँ कि इसका जो एरिया है वो कितना होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम इस ग्राफ को या इस कर्व को छोटे छोटे ऐसे रेक्टेंगल्स में बांट लेते हैं। ठीक है, सपोज ये हमारा हो जाता है y1 और ये हमारा हो जाता है छोटा सा डेल्टा x, जिसको हम dx लिख लेते हैं। फिर हम थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं और इस तरह से यहाँ पर, फिर हम यहाँ पर आ जाते हैं। इस तरह से हम क्या करते चलते हैं कि अपने ग्राफ को बांटते चलते हैं, यानी y1, y2, y3, फिर यहाँ आ जाएंगे। ठीक है ना, इस तरह से तो y4, फिर यहाँ आ जाएंगे तो y5। और इस तरह से मेरे को ये देखो छोटे छोटे क्या मिलते जाएंगे, रेक्टेंगल। ठीक, लेकिन होगा क्या, आप कहेंगे कि सर अगर हम इन रेक्टेंगल का एरिया निकाल रहे हैं तो इस एरिया का क्या होगा जो कि बार बार मिस होता जा रहा है। तो यहाँ पर हम एक अप्रोक्सीमेशन लेते हैं
और मैं आपसे ये कहता हूँ कि अब आप इतने बड़े बड़े रेक्टेंगल्स मत बनाओ, आप बहुत ही छोटे छोटे रेक्टेंगल्स बनाओ इस तरह से। एक रेक्टेंगल, फिर ये दूसरा आया, फिर ये तीसरा आया, फिर यहाँ से चौथा आया, फिर यहाँ से पांचवा आया, फिर यहाँ से छठा आया, और इस तरह से आप छोटे छोटे रेक्टेंगल्स बनाओ। तो क्या होगा, जो हमारा एरिया मिसिंग वाला आपको बड़ा सा लग रहा था, वो एरिया मोर और लेस एक लाइन की तरह रह जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि इन सारे रेक्टेंगल्स का जो एरिया है वो आपका एरिया अंडर द कर्व हो जाएगा, यानी एरिया अंडर द कर्व विल बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल द एरिया ऑफ rectangles provided n tends to infinity. n is number of rectangles. n is number of rectangles. और अगर यहाँ से लेके यहाँ तक डेल्टा x है और आप इसको इनफाइनाइट पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हर पार्ट कितना हो जाएगा, dx। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, लेंथ y1 इंटू डी एक्स प्लस y2 इंटू डी एक्स प्लस y3 इंटू डी एक्स एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। और इस तरह से ये एक्सप्रेशन आपका क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी तक का y dx का सम। तो यही हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ y dx। तो दैट मीन्स अब एरिया अंडर द कर्व और इंटीग्रेशन सेम थिंग होती है, ठीक है ना। तो हम बेसिकली जब इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेट करके जो चीज़ हमको पता चलती है दैट इज एरिया अंडर द कर्व पता चलेगी। अब ये क्या हो गया, ये तो हो गया बेटा मैथमेटिकल पार्ट, ठीक है ना। तो मैथमेटिकल पार्ट से हमको चीज़ें समझ में उतनी नहीं आएंगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको एक अपने फिजिकल कॉन्सेप्ट से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सपोज आपको वेलोसिटी, एक पार्टिकल चल रहा है और उसकी वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे दी। सपोज v इज इक्वल टू आपको दे दिया t+5 और आपसे पूछा फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग फर्स्ट 5 सेकेंड या डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। ये आपसे पूछ लिया, ठीक है। तो अब आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे देखिए वेलोसिटी होती है ds/dt। तो अगर कोई पार्टिकल v वेलोसिटी से चल रहा है dt टाइम में, तो उसने जो डिस्टेंस या छोटा सा जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा वो कितना हो जाएगा, ds। तो आप क्या लिखते हो, ds बराबर v dt। और अगर आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो आप दोनों तरफ ऐड कर देते हो, ds का इंटीग्रेशन आपका हो जाता है s और s बराबर आ जाता है v dt। अब इसी को आप क्या लिख सकते हो, एरिया अंडर द कर्व। अब यहाँ पर आपको मेन कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए इंटीग्रेशन करना कभी भी नीट के बच्चे के लिए अच्छी, क्या कह लीजिए कि एक अच्छी फीलिंग नहीं लाएगा। तो आपको ये समझना है कि जब भी आपकी वेलोसिटी का जो फंक्शन होगा अगर वो स्ट्रेट लाइन के फॉर्म पर आ रहा होगा तो जो फिगर्स बनेंगे वो या तो ट्राइंगल होंगे या रेक्टेंगल्स होंगे या ट्रेपीजियम टाइप के फिगर्स बन रहे होंगे। तो वहाँ पर आपको इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं होगी, आप सीधे क्या निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ द फिगर, और वो आपको बता देगा डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जहाँ पर ये चीज़ स्ट्रेट लाइन से बाउंड नहीं होगी वहाँ पर आपकी मजबूरी है कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको इंटीग्रेशन करके ही आंसर निकालना होगा, ठीक है। इसको अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं, इसको चाहिए तो आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमको बोला एक फंक्शन दे दिया y इक्वल्स टू √3t प्लस या √3t ले लीजिए बस, ठीक है ना, सॉरी v इक्वल्स टू √3t। ये आपको दे रखा है कि मोशन कैसा हो रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है, और आपसे पूछा कि डिस्प्लेसमेंट निकालिए फर्स्ट 3 सेकेंड में। तो
तो आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं देखिए भाई डिस्प्लेसमेंट होगा वी डी टी, वी को आप लिखेंगे √3 dt, इसका इंटीग्रेशन करते, ठीक है ना। अब √3 बाहर आ जाता, इसका इंटीग्रेशन हो जाता t²/2, लिमिट लगा लेते 0 से 3 का, और ये हो जाता √3 और आपका ये हो जाता /2 बाहर 9 - 0, तो आपका आंसर हो जाता समथिंग 9√3/2, ये आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाता। यहाँ पे आपने कैसे किया, इंटीग्रेट करके। अगर आपको यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, तो डैट मीन्स यहाँ पर अब हमको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को थोड़ा सा हमको इसको समझना होगा, ठीक है ना। तो इसके बाद अभी हम स्ट्रेट लाइन पर ही आ रहे हैं। फिलहाल मैं इतना बता दे रहा हूँ कि स्ट्रेट लाइन सबको पता है y = mx + c के फॉर्म में होता है। यहाँ पर c है नहीं तो इसको काट दीजिए, और ये जो m है दिस इज स्लोप, यानी कि tan थीटा, ठीक है ना, दिस इज स्लोप जो कि क्या होता है tan थीटा। और कौन सा tan थीटा, √3 होता है 60 डिग्री। तो आप कहेंगे यहाँ से आपकी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी किस पे, 60 डिग्री पर। अब आपको ये v दे रखा है और ये t दे रखा है। t कितना बोला, 3 सेकेंड। अब अगर ये 3 है तो परपेंडिकुलर आप निकाल सकते हो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज tan 60 दैट इज √3। तो परपेंडिकुलर कितना आ गया, 3√3। तो आपका ये जो एरिया होगा ये सीधे आपको क्या बता देगा, ये एरिया आपको बता देगा सीधे सीधे डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ये आपने 3√3 निकाला तो 3√3 × 3/हाफ बेस अपॉन हाइट, तो आपका आंसर कितना आ गया, सेम, दैट इज 9√3/2, ठीक है ना। तो अब आपको ये समझना पड़ेगा कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को समझना हमारे लिए जरूरी हो जाएगा, क्योंकि 80 क्या मैं कहूँगा 90% क्वेश्चंस जो आपके नीट में आएंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ के, उनमें से 90% टाइम्स ऐसा हो रहा होगा जो आपकी इक्वेशन होगी वो इक्वेशन हमेशा स्ट्रेट लाइन की होगी। एग्जामिनर हमेशा स्ट्रेट लाइन के फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि बेटा आपको ये समझना होगा कि नीट के एग्जाम में क्या चेक किया जा रहा है। नीट के एग्जाम में चेक किया जा रहा है कि क्या आप लिमिटेड टाइम में औरों के कंपैरिजन में औरों से ज़्यादा सवाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो एग्जामिनर को मालूम है कि जो बच्चा स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को समझा होगा, ग्राफ को समझा होगा, वो रिलेटिवली क्वेश्चन को ज़्यादा इजीली या कम टाइम में कर सकता है, बजाय उसके जो बच्चा उसको एकदम से मैथमेटिकली अलजेब्रिकली करेगा, ठीक है ना। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन शॉर्ट में देख लेते हैं। देखिए कोई भी फंक्शन इस तरह का y = mx + c का, दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पर आपको बस समझना किस चीज को है कि m क्या है, m इज स्लोप ऑफ द लाइन, ऑलरेडी हमने देखा हुआ है, एंड c इज कॉल्ड एज द y इंटरसेप्ट, मतलब y एक्सिस पर जो लाइन है वो कहाँ पे कट कर रही है, कि y एक्सिस को लाइन किस पॉइंट पे कट कर रही है, तो दैट इज कॉल्ड एज y इंटरसेप्ट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, सपोज ये 3 है एंड दिस एंगल इज 30 डिग्री, ठीक। तो यहाँ पर ये जो कट हुआ 3 है, तो आपका c बराबर कितना हो गया, +3, स्लोप यानी कि m बराबर tan थीटा हो गया 1/√3, और ये y वर्सेस x है, तो आप सीधे इक्वेशन लिख सकते हैं y = mx + c, m कितना हो गया स्लोप, दैट इज 1/√3, x + c हमारा कितना है 3, सो दिस इज द इक्वेशन, ठीक है। अब कुल मिलाकर आपको ये समझना है कि हमारी जो लाइंस हैं वो सिर्फ 6 टाइप्स की ही लाइन आपकी होंगी। इंटरसेप्ट 0, इंटरसेप्ट 0, तो 2 ही पॉसिबिलिटी बनेंगी, या तो स्लोप पॉजिटिव होगा या स्लोप नेगेटिव होगा, मतलब इधर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ठीक है ना। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये स्लोप हर जगह पे थीटा कम है, तो दिस इज स्लोप पॉजिटिव, इंटरसेप्ट 0, c 0, और यहाँ पे हर जगह पे आपका स्लोप नेगेटिव है, ठीक है ना।
अगर हम फिजिक्स के टर्म पे बात करें तो ये कुछ इस तरह की इक्वेशन हो सकती है v इक्वल्स टू 5t टाइप की, और ये कुछ इस तरह की इक्वेशन हो सकती है v इक्वल्स टू माइनस 5t टाइप। यहाँ पे बस इतना डिफरेंस है कि एक जगह पे स्लोप पॉजिटिव है और एक जगह पे स्लोप नेगेटिव है। फिर हमारे पास हो सकता है जो हमारा c है दैट इज ग्रेटर देन 0 और हमारा जो c है वो लेस देन 0। फिर यहाँ से दो केस हो जाएंगे, स्लोप पॉजिटिव स्लोप नेगेटिव, फिर यहाँ से दो केस हो जाएंगे, स्लोप पॉजिटिव स्लोप नेगेटिव। अगर हम यहाँ पे लाइन खींचते हैं तो ये लाइन कुछ हमारी इस तरह से हो जाएगी, ये लाइन कुछ हमारी इस तरह से हो जाएगी, यहाँ पर यही लाइन आपकी कुछ इस तरह से हो जाएगी और ये लाइन आपकी कुछ इस तरह से हो जाएगी कि आपका इंटरसेक्ट भी नेगेटिव और ठीक है ना। तो ये किस फॉर्मेट में आ जाएगा, ये आ जाएगा टिपिकल mx प्लस सी क्योंकि सब पॉजिटिव हो गया, ये आपका आ जाएगा y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी, ये आपका हो जाएगा y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी, और ये आपका फॉर्मेट आ जाएगा y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स माइनस सी। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग क्या है कि स्ट्रेट लाइन आप सिर्फ 6 ही तरह की खींच सकते हैं और सारे क्वेश्चंस आपके इन्हीं बेसिस पर पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमको ठीक है, इसको चाहे आप नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये तो हो गया ग्राफिकल पार्ट। इसके अलावा हमको कुछ बेसिक इक्वेशंस की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन ही आपको डील कर लेता हूँ। हमको पता है एक्सप्रेशन होता है कितना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और अगर मेरे क्वेश्चन में जो पार्टिकल है वो स्ट्रेट जा रहा है तो आप चाहें तो फिर a बराबर क्या लिखना शुरू कर दीजिए, आप चाहें तो a बराबर dv/dt लिखना शुरू कर दीजिए। ठीक है, सिर्फ मैं स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूँ। अब चेन रूल से हमको पता है कि अगर हम dv/dt में ds और ds से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दें, या इसको हम dv/ds जैसे आपको समझना है ds/dt कर दें, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब ये चीज़ क्या हो जाएगी, वेलोसिटी, तो a का एक एक्सप्रेशन हम क्या लिख सकते हैं, v dv/ds भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर ये पोर्शन ऐसा है बेटा, यहाँ पे अक्सर नीट में या जेई में इस पोर्शन से हमेशा क्वेश्चन आएगा। आपको कॉन्सेप्ट क्या समझना है, रूल क्या है। देखिए, आपके पास दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं। मैं हमेशा क्या कहता हूँ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे मत जाइए। ये मत सोचिए कि हम 100 सवाल लगा के सीखेंगे। आप ये समझिए 100 सवाल अगर आप कर रहे हैं तो वो 100 सवाल कितने टाइप के हैं, और वो कितने टाइप में आप 2, 3, 4, 5 टाइप कर लीजिए, वो आपको हमेशा ज़्यादा बेनिफिट करेगा। तो रूल यहाँ पर ये है, या तो एग्जामिनर आपको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम देगा, या एग्जामिनर आपको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन या डिस्टेंस देगा। अगर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है तो एक्सप्रेशन निकाल लीजिए dv/dt करके, और अगर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x दे रखा है तो a निकालेंगे किससे, a dv/dx से। बस ये चीज़ आप याद रख लीजिए। इनफैक्ट अगर आप पूछेंगे कि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, अगर पिछले 3 दिन में आप कहोगे कि सर पिछले 3 दिन में आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी बताई, तो जो मैंने पॉइंट्स आज सुबह जो शुरू में ही क्लास पे लिखे हुए थे बोर्ड पे, सबसे पहले इस लेक्चर की शुरुआत में, एंड सेकंड पॉइंट इज दिस कि आपके पास दो ही तरह के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम होती है या वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स होती है। अगर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है तो a बराबर आप dv/dt कर लीजिए, अगर एज अ फंक्शन ऑफ x दे रखा है तो a बराबर v dv/dx कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देख के उसको समझने की कोशिश करते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड है। ये किसी टाइम में जेई मतलब जो आपका फाइनल होता था जिसे आजकल आप एडवांस कहते हो उसमें आया हुआ है, फिर जेई मेंस में भी आया है, और इनफैक्ट ये सवाल कई तरह के मेडिकल एग्जामिनेशन जब ये अलग अलग होता था, जिपमर अलाना फलाना, तो उनमें भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या करता था, आपको एक ग्राफ देता था v वर्सेस x का। ठीक है, आप कैसा भी ग्राफ बना लीजिए ये। ठीक है, ये वैल्यू आपको दे दी मान लीजिए x0, और ये वैल्यू आपको दे दी मान लीजिए v0। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और समझ लो बेटा, कई बच्चों की दिक्कत होती है कि सर हमको न्यूमेरिकल नहीं करा रहा है। ठीक है ना, अब यहाँ पर जब मैं सुनता हूँ तो कभी कभी मेरे को बड़ा इरिटेशन होता है। अब आप ये समझिए कि अगर
आप इसको न्यूमेरिकल समझना चाहते हैं तो बेटा क्या करो, जो नंबर आपको पसंद हो आप यहाँ पे क्या कर लो, यहाँ पर आप डाल लो 4, यहाँ पर आप कितना डाल लो 2 डाल लो, बस खत्म बात। तो यार जिसको जैसे समझ में आ रही है, जिसको V0 और X0 लिखना है इस पॉइंट को, वो V0 और X0 लिख लो। जिसको यार नंबर देना है नंबर देके काम कर लो, क्या फ़र्क पड़ेगा, है ना। तो आपको जैसे समझ में आए वैसे आप कर लीजिए। मैं नंबर लिखना इससे पसंद नहीं करता हूँ क्योंकि हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि कल को ये कोई भी एग्जामिनर नंबर इसका 8, 3, 12, 4 कुछ भी कर दे तो हम नंबर के पीछे क्यों भागें, ठीक है ना। बाकी आप लोग कमेंट्स में लिख सकते हो, आप एडवाइस कर सकते हो कि सर नहीं आप नंबर में ही सवाल कराइए, तो नेक्स्ट टाइम से मैं ये V0 और X0 के फॉर्मेट में नहीं कराऊंगा, मैं आपको सवाल नंबर में कराने दूंगा। जैसा भी होगा एक बार आप बता दीजिएगा, ठीक है ना। अब आप देखो, तो फिलहाल मैं नंबर हटा दे रहा हूँ, आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है ना। सबसे पहले आप ये मुझे बताइए कि यहाँ पर V ग्राफ किसका है, V और X का, यानी कि V एज अ फंक्शन ऑफ क्या दे रखा है, X दे रखा है, पहला पॉइंट। दूसरा, ये ग्राफ कैसी है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन कौन सी वाली कैटेगरी का होगा, स्लोप नेगेटिव, सी पॉजिटिव, यानी इक्वेशन क्या बनेगी, -mx प्लस सी टाइप की इक्वेशन, ठीक है ना। तो ये हमको समझ में आ रहा है कि जो हमारी इक्वेशन बनेगी कुछ इस तरह से बनेगी, y = -mx प्लस सी। अब स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप होता है भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, नेगेटिव स्लोप है, ठीक है ना, तो माइनस हो जाएगा, तो स्लोप हमारा हो जाएगा -V0/x0। और अगर कोई न्यूमेरिकल वाला फॉर्मेट में कर रहा होता तो 4/2 यानी कि -2 हो जाता, ठीक है ना। तो इसको मैं फिर से मिटा दे रहा हूँ। अब मेरे पास जो v का इक्वेशन आ गया वो आ गया स्लोप -V0/x0 x प्लस c कितना हो गया, ये जो इंटरसेप्ट है ये c हो गया प्लस V0। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ v। और मुझसे पूछा क्या है कि मुझसे पूछा है ड्रॉ दी ax ग्राफ, ड्रॉ दी ax ग्राफ, यानी कि a वर्सेज x का ग्राफ हमको ड्रॉ करना है। तो मैं क्या करूंगा, a बराबर क्या यूज करूंगा, v dv/dx। अब v कितना है उसको मैं लास्ट में लिख लूंगा, तो फिलहाल मैं पहले dv/dx निकाल लेता हूं, ठीक है ना। तो dv/dx निकालने के लिए d/dx ऑफ क्या करना होगा, -V0/x0 x प्लस V0, ठीक है। ये कांस्टेंट है, बाहर आ गया, -V0/x0, x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1, और ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया 0। तो d/dx आपके पास आ गया -V0/x0। और a लिखने के लिए क्या करना है, v खुद कितना है, -V0/x0 इंटू x प्लस V0 इंटू -V0/x0, ठीक हो क्या यहाँ तक, ठीक है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए बस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो कुल मिलाकर a बराबर आपका कितना आ गया, V0/x0 का स्क्वायर इंटू x, और ये हो गया आपका -V0² देख लीजिए फिर से, इससे इसको मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो V0² x का x रहा, और ये V0 मल्टीप्लाई होके इतने हो गए, ठीक है ना। जिन्होंने न्यूमेरिकल किया था याद रखो, V0 बराबर हमने कितना डाल दिया था 4, और x0 बराबर हमने वैल्यू कितनी डाल दी थी 2। तो अगर आप न्यूमेरिकल के हिसाब से करते हैं तो ये आपका हो जाता है 4/2 का स्क्वायर x माइनस 4 का स्क्वायर अपॉन 2। तो उस हिसाब से आपका बन जाता है 4x माइनस 8। तो एक्सप्रेशन बराबर आपका आ जाता है 4x माइनस 8। तो ध्यान देंगे, ठीक है। इसका आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटाने जा रहा हूँ इसको। अब हमसे पूछा ax ग्राफ, तो ax ग्राफ में क्या हो गया, ये आ गई कौन सी फॉर्म, mx माइनस सी की, mx माइनस सी की फॉर्म आ गई, ठीक है ना। तो यानी कि इसका, इस vx ग्राफ का जो करस्पॉन्डिंग ax ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, जिसका इंटरसेप्ट तो होगा नेगेटिव। और अगर आप जनरल फॉर्मेट में काम कर रहे हैं, अगर आप जनरल फॉर्मेट में काम कर रहे हैं तो इंटरसेप्ट की जगह क्या लिख दोगे, -V0² और यहाँ से पॉजिटिव स्लोप की लाइन खींच दोगे, इसका स्लोप कितना होगा V0 इतना। और अगर आप न्यूमेरिकल फॉर्मेट में कर रहे हो तो इसकी जगह आप क्या कर दोगे, कितना आया है -8, और यहाँ पे जो स्लोप है वो कितना हो जाएगा tan θ बराबर 4, ठीक है ना। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट है, बेटा स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है। बाकी चाहे आप
इलिप्स पैराबोला के पीछे भागो चाहे ना भागो, लेकिन मैं एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी जो बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है वो स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में जरूर जरूर डालेगा। ठीक है।